सावित्री 2 बेटों की माँ थी। उसे इस बात पर बड़ा घमंड था। वो मानती थी कि बेटे घर की शान होते हैं। ये ले सावित्री, मिठाई खा, मेरे यहाँ पोती पैदा हुई है। ये सुनते ही सावित्री मुंह बना के कहती है, अरे तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई, तेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जब तेरी पोती के पीछे तुझे खर्चे पर खर्चे करने पड़ेंगे ना, तब ये तेरी सारी खुशी गम में बदल जाएगी। पहले लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उसकी शादी का खर्चा। अरे आजकल की शादियाँ कितनी महंगी हो गई है। गहने बनाओ, लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। लड़कियाँ तो सिर्फ खर्चा करवाने के लिए ही पैदा होती हैं। इस तरह लड़कियों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए सावित्री ममता को लंबा चौड़ा भाषण देके चली जाती है। अब तो आप लोग इस कहानी में सावित्री देवी का पात्र अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। कुछ समय बाद सावित्री की बड़ी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। फिर क्या था, सावित्री पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। हे भगवान, ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? अरे मैं तो मंदिर में रोज आकर तुझसे कहती तो थी कि मुझे एक पोता चाहिए, और तूने मुझे पोती दे दी। इतनी मिठाइयाँ और प्रसाद चढ़ाने का क्या फायदा हुआ? तभी सावित्री की बहू निशा कहती है, क्या माँ जी, आप भी इतनी सी बात पर नाराज हो गई हैं? देखिए तो आपकी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। अरे चुप कर, तुझे 9 महीने इतने महंगे महंगे काजू बादाम फल फ्रूट खिलाने का फायदा क्या हुआ? मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये सुन सावित्री का बड़ा बेटा अजय कहता है, माँ, तुम सिर्फ नाम के लिए 2020 में रहती हो। असल में तुम्हारा दिमाग सैकड़ों साल पुरानी सोच रखता है। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कौन फर्क करता है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। लेकिन सावित्री पर अजय की बातों का कोई असर नहीं होता। नालायक, अपनी पत्नी की जबान बोल रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो हाथ से गया। लेकिन सावित्री देवी हार मानने वाली नहीं थी। वो पोते की चाह में अपने छोटे बेटे विजय की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सावित्री की छोटी बहू गर्भवती हो जाती है। सावित्री इतनी खुश हो जाती है कि वो बच्चे के जन्म से पहले ही सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगती है। ये क्या सावित्री, तू तो पोते के जन्म से पहले ही मिठाई बांट रही है। पहले पोता पैदा तो होने दे, और फिर क्या पता अगर पोते की जगह पोती पैदा हो गई तो। ये सुन सावित्री चिढ़ जाती है। अरे अपनी काली जबान मत चला, मेरी मिठाई खा के मेरा ही बुरा सोच रही है। बड़ी आई, ला मेरी मिठाई वापस कर। देख लेना, इस बार मेरे यहाँ पोता पैदा होगा, पोता। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। सावित्री की छोटी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। सावित्री फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहू को कोसते हुए भला बुरा कहने लगती है। देखते ही देखते ये सावित्री की रोज की आदत हो जाती है। एक दिन उसकी इस आदत से परेशान होकर विजय अपने भाई अजय से कहता है, भैया, माँ खुद एक औरत होकर हमारी बेटियों को पसंद नहीं करती, उल्टा उन्हें रोज कोसती रहती है। मुझे माँ की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे तू ठीक कहता है, मैं भी अब माँ से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो अब तुम दोनों इस तरह पीठ पीछे मेरी बुराई भी करने लग गए हो? नहीं माँ, हम चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। हमें हमारी बेटियाँ बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे ताने सुन सुन कर बड़ी हो, और इसीलिए हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ माँ, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। जब तुम इस घर में अकेली रहोगी तब तुम्हें अपनों की कीमत का एहसास होगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से अपनी माँ के लिए इतने कठोर शब्द सुन सावित्री भावुक और रुआंसी होकर कहती है, क्या सच में तुम दोनों मुझे इस घर में अकेली छोड़कर चले जाओगे? हाँ माँ। हाँ माँ, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अपनी सास के आंसू देख अजय और विजय की पत्नी अपने पतियों से लड़ पड़ती है। अरे जिसे जाना है वो जाए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।
भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम बेटियों के संस्कार हमें सिखाते हैं कि सास माँ समान नहीं बल्कि माँ ही होती है और उस माँ की जिंदगी भर सेवा की जाती है। बेटे अपना फर्ज भूल सकते हैं, लेकिन बेटियां नहीं। आप दोनों शौक से जा सकते हैं। माँ जी, हम दोनों के रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, सावित्री के ऊपर छाए बेटों के घमंड के बादल उसकी बेटी स्वरूप बहुओं के तेज के आगे आंसू के रूप में परिवर्तित होकर सावित्री की आंखों से बहने लगते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। मैं जिंदगी भर बेटियों को कोसती रही, लेकिन आज तुम दोनों को देख मुझे समझ आ गया कि बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां नहीं होती। अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं। दिन भर काम और टेंशन से जूझकर घर आते ही अपनी भड़ास निकालते हैं अपने परिवार पर। बस आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा। निकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस की नजर में आ जाऊं। अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है उसमें लास्ट मिनट चेंजेस आए हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना। अब सर, आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कूल के जरूरी सामान खरीदने ले जाना है ना। अब जब तक तुम पहुंचोगे मार्केट तो बंद हो गया होगा। सर, इसलिए जल्दी जाना होगा। एक काम करो, कल जल्दी चले जाना। अमर बेबस होकर बॉस का ऑर्डर मानकर फिर काम में लग जाते हैं। किसी तरह मन मार कर काम खत्म करते हैं और चिड़चिड़े मन से घर पहुंचते हैं। निशा, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है। बॉस ने लेट करवा दिया। अरे इतनी देर से आए हो, थोड़ी देर बात तो कर लो। अरे सुनो, हटो यहाँ से, पापा को टीवी देखने दो। पता है ऑफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करके आया हूँ मैं। तो मैं भी तो ट्यूशन जाकर आया हूँ। अब हाँ, जाओ, जाके फिर होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी जाना है ना। तो मैं उठ जाऊंगा, लेट नहीं करूंगा। अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है। अरे समझ नहीं आ रही बात, एक बार में एक थप्पड़ दे के समझाओ क्या। रिमोट दे और सोने जा। सोनू रोते हुए मम्मी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है। निशा उसे पुचकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। मैं डांटती हूँ पापा को, तू सो जा अभी, ठीक है बेटा। नेहा खाने की थाली लेकर अमर के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है। अमर टीवी में डूबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है। निशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है। कुछ देर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है। ये कोई तरीका है सोनू पे चिल्लाने का? अभी रुको, इनिंग खत्म होने दो। अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है। आखिरी बॉल होने के बाद वो निशा की तरफ देखता है। अरे निशा, पानी दे दो जरा। निशा थाली के बाजू में रखे ग्लास पर इशारा करती है। अमर उठा के पानी पीता है। अब बोलो। बच्चा है सोनू, एक बार तो मिलते हो दिन भर में रात को, और फिर वो अपने पापा की डांट सुन के सो जाए। अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी। जवाब दे रहा था। अरे दिन भर के बाद आया हूँ, इतना काम किया, बॉस के नखरे झेले, और घर आओ तो बेटा बहस करे। और सारी भड़ास घर आकर घर वालों पर निकालो। अरे तुम क्या बोल रही हो मुझसे ऐसे? तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो, डांटती भी तो हो उसे। बता रहा था वो मुझसे, अभी कुछ दिन पहले ही डांटा था ना तुमने। हाँ, मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था। देखो अभी झगड़ा मत करो, मुझे आराम करना है, टीवी देखने दो। अरे तो उसको भी तो दिन भर पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी, आराम करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, छोटा है अभी, आदत बिगड़ जाएगी। और तुम उसकी वकालत करना ना बंद कर दो। चलो अभी सेकंड इनिंग्स चालू होने वाली है, गुड नाइट। अमर फिर से टीवी देखने लगता है और निशा उसे। कुछ सेकंड्स में वो उठ के जाने लगती है। दरवाजे तक पहुंची होती है कि अमर कहता है, अरे सुनो तो, चाय बना देना 1 कप। नहीं।
निशा दरवाजा पीट के चली जाती है और अमर देखता रह जाता है। अगली सुबह निशा किचन में सोनू का टिफिन पैक करके उसे देती है। सोनू नाश्ता कर रहा है। अमर पीछे से तैयार होकर आता है और खाली चाय का कप टेबल पर रखता है। अमर, उसे वहां मत रखो, अभी साफ की है, दाग लग जाएंगे। अरे क्या हुआ है तुमको? रोज तो यहीं रखते हैं। पर आज से नहीं रखना है, चलो उठा के सिंक पे रखो। अमर उसे उठा के सिंक में रखने जाता है, तभी निशा कहती है, अरे अरे, धो के। सोनू हंस देता है। अमर उन दोनों को देखता है और कप धो के वहां से चला जाता है। निशा सोनू को देखती है और आंख मार देती है। चलो अब हंसना बंद, स्कूल जाओ और ध्यान देना, सब पूछूंगी दिन में। सोनू मुंह बना लेता है। सब अपना दिन बिताकर रात में फिर एक साथ आते हैं। आज अमर घर जल्दी पहुंच गया है और टीवी के सामने पसार के बैठ जाता है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। खिलखिलाते हुए सोनू अंदर आता है, सीधे टीवी रूम के अंदर, और अमर को बैठा देख चौंक जाता है। पीछे से कमरे में निशा भी आती है। सोनू, हाथ पैर धो के कपड़े बदल लो, चलो जाओ। सोनू कमरे से बाहर चला जाता है। अरे निशा, जरा एक कप चाय। क्या हर वक्त चाय? नहीं है दूध घर में। अरे दूसरी बार ही तो मांग रहा हूँ ना। दूध वाले को बोला था दूध एक्स्ट्रा 1 लीटर लेकर आना, वो 1 लीटर कम लेकर आया। आज तुमको चाय नहीं मिलेगी, खीर बना दी है पूरे दूध की। अरे दूध वाले की गलती के लिए मुझ पर क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया? तुम भी तो यही करते हो ना। ऑफिस में किसी की गलती हो तो घर आके चीखते हो। चाय पीनी है तो दूध लाना पड़ेगा नीचे से। अरे पर तुम नीचे से ही आई ना। मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए। निशा कमरे से बाहर जाती है और सोनू अंदर आता है। वो अमर को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं है। अरे क्या हुआ सोनू? मेरा टीवी देखने का टाइम है अभी। आज रात को देख लेना। देखो आप ना परेशान मत करो, आज ऐसे ही टीचर से डांट सुन ली है, अब आपकी नहीं सुनने वाला। अच्छा, क्यों डांटा टीचर ने? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, आपने सामान लाके नहीं दिया और आपकी वजह से सब हंसने लगे मेरे पे। अब आप जाओ। सोनू टेबल पे रखा रिमोट उठाता है और चैनल बदल के बैठ जाता है। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? तो आपसे ही तो सीखा है, बाहर का गुस्सा घर पे निकाल दो। अमर उठ के दूध लेने चला जाता है। कुछ देर में लौट के वो चुपके से निशा और सोनू को टीवी देखते हुए देखता है और किचन में चला जाता है। 3 कप चाय बनाकर वो टीवी कमरे में पहुंचता है। आज मेरे हाथ की चाय पी लो। इस बदले बर्ताव को देख के निशा और सोनू चौंक जाते हैं। अपना कप उठाकर चाय पीने लगता है। अमर एक बैग निकाल के सोनू की तरफ बढ़ाता है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट का सामान और गिफ्ट। लगता है पापा दूध लेने गए और गुस्सा छोड़ के आ गए। कैसी है सोनू के पापा के हाथ की चाय? स्वीट स्वीट, बिल्कुल मम्मी की तरह। और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है। सॉरी बेटा, अब समझ गया कि ऑफिस में कुछ भी हो उसे ऑफिस तक ही रखूंगा, प्रॉमिस। निशा और सोनू को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद कभी घर की चिंता दफ्तर में नहीं गई और ना दफ्तर का टेंशन घर में आया। रेहाना और रवि की शादी के बाद रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन। रेहाना, तुम जानती हो मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन प्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना,
अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है, बहुत छोटा है वो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या? मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ, तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो, अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है? रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगी तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है, बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं।
अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है, कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज करती है। खुजली की बीमारी। चल, मैं आती हूँ, खाना बना के रखना। अरे, फिर से कहाँ जा रही हो आप? पिछले 2 घंटे में 8 बार इधर उधर जा चुकी हो। अपने पाँव के टायर को ब्रेक लगाओ ना। अरे तू अपनी जुबान को ब्रेक लगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे ज्वालामुखी जी, फटिए मत। मैं बस ये कह रही थी कि बिना बात के बाहर मत निकलो। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। बीमारी तो अब भी है ना। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं गांव में पली बड़ी हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में। हाँ, कोरोना की छोटे से वायरस के सामने बड़े बड़ों की नहीं चल रही। जो होगा देखा जाएगा। अगर हो गया ना तो देखा नहीं जाएगा आपसे। बहू, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। सास बहू की एक बात नहीं मानती और बहू के लाख समझाने पर भी निकल जाती है अपनी मनमर्जी करने। शाम को जब सास वापस आती है तो, ये लीजिए, सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिए। अरे इसमें से तो बदबू आती है, छी 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 छी, मुझे नहीं करना ये इस्तेमाल। अरे तो साबुन से हाथ धो लीजिए। इतनी बार हाथ धुलवाएगी तो चमड़ी गल के नीचे गिर जाएगी। माँ जी, आप बाहर से आई हैं, हाथ धोने का तो सरकार भी कह रही है। मेरी नहीं तो किसी की तो सुन लीजिए। मैं तो खुद अपनी सरकार हूँ, मेरे अपने नियम है। कोरोना है। अरे तो इसमें तुझे क्यों रोना है? यार माँ जी, जरा सी बात है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। नहीं नहीं नहीं, सुना नहीं? नहीं नहीं सुना। तो क्यों मुंह लग रही हो? कौन मुंह लगे आपके? आप तो मास्क भी नहीं लगाती। मास्क तो तुझे लगाना चाहिए ताकि बोलना कम हो तेरा। ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बहू को भी सास के साथ कहीं बाहर जाना होता है। अरे मम्मी जी, मैं फोन से पैसे दे दूंगी, कैश क्यों दे रही हैं आप? तू ना ज्यादा मॉडर्न मत बन। अब नोट देने से भी कोरोना होगा क्या? हाँ, नोट पता नहीं कितने हाथों से गुजर के हमारे हाथ में आते हैं, और उनमें से कुछ गधे तो ऐसे होंगे जो हाथ भी नहीं धोते होंगे। हैं? ताना मार रही है क्या? नहीं तो। तू मुझे बेवकूफ समझती है क्या? मुझे नहीं पता कि गधा कौन है? माँ जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा।
अरे कैश दे रहे हो या फिर फोन से दोगे? कुछ लेना ही नहीं है। अरे मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया फिर? बहू, तुझे ना मैं बाद में देखूंगी। बाद में मतलब कितने बजे? बहू बड़ी मजाकिया है आपकी। और सास बहुत गुस्सैल है, एक फटका दूंगी ना। अरे सॉरी आंटी जी। बहू सास से परेशान होकर बाजार से अकेले घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरी एक शिकायत है आपकी मम्मी के बारे में। वाह, लोग बच्चे की शिकायत लेके मम्मी के पास जाते हैं, तुम मम्मी की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हारी माँ है ना, बिना मास्क के बाहर जाती है, सैनिटाइज भी नहीं करती हाथ और बिना काम के घूमती रहती हैं। अगर कोरोना हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने भी तो कहा ना उनसे एक दो बार, पर मम्मी मानती ही नहीं किसी की बात। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम बस मेरा साथ दो। अगले दिन जब सास कहीं से घूम कर आती है, माँ, मेरे शरीर पर कुछ हो रहा है, देखना। अरे ये तो खाज है। अरे मतलब खुजली। हाँ, और ये ऐसी वैसी खुजली नहीं है, फैलने वाली खुजली है। परसों तक मुझे थी, आज आपको भी हो गई। ज्यादा पास आते हो ना मेरे पास। अरे माँ के सामने ऐसी बात कर रही हो? क्या कर रही है? अरे तो पास आए तभी तो खुजली हुई ना। अब आप मम्मी के पास खड़े हो तो उनको भी तो हो सकती है ना। अरे मोरी मैया, जो का कह रही है? सही कह रही हूँ माँ जी। अरे बेटा, दूर हटे ना, दूर हो जा हमसे। सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना एकदम से। हाँ। अरे माँ जी, खुजली ही तो है। आप तो गांव की शक्तिशाली औरत हो, आपका क्या कर लेगी ये खुजली। खुजला खुजला के चेहरा लाल हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा। अरे नहीं नहीं बहू, थोड़ी मोटी चीज भी बड़ी दिक्कत दे सकती है ना। और खुजली है, अच्छा थोड़ी ना लगता है, लोग क्या कहेंगे? सारे घर को खुजली हो गई तो है। तो माँ, क्या करूं मैं? अब क्रीम लगा, नहा ले नीम के पानी से, घर से ना निकल वरना लोग खुजलाओ खुजला के माय नेम इज खाज बोल के चढ़ाएंगे तुझे। और हमसे ना बेटा दूर रहा कर, कहीं हमको भी हो गई तो। माँ, ऐसे ही कोरोना भी तो हो सकता है। खुजली होने के बाद लोग क्या बोलेंगे, कम से कम वो सुन तो पाएंगे। अगर कोरोना हो गया तो? हाँ, बाबा समझ गई। अब तू अपनी खुजली का ध्यान रख, मैं तुम्हारे कोरोना का ध्यान रखूंगी, ठीक है? माँ जी, आप तो बिना बोले ही बस इशारों में ही समझ गई। वैसे ये आइडिया था किसका? आपकी बेटी का। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छू नहीं रही हूं तुझे वरना। दे दनादन हो जाता है ना माँ। अरे हंस क्या रहा है? मेरे लिए नया मास्क लेकर आ। उस दिन के बाद सास ने गांठ बांध ली, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और घर में ही बैठ के खाओ आलू पूरी। रेखा के पिता दिल्ली में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, पर एक दिन अरे रमेश, तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग्य ही खुल गए, वकील लड़के का रिश्ता आया है। अरे वाह, कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल्द से जल्द ही करेंगे, बाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है। तेरा घर छोटा है तो तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। राकेश और उसकी बीवी सारी तैयारी के साथ रोहित और रेखा की शादी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन, देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा। रेखा को रोहित की बात अजीब लगती है। मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और ना ही चाहती हूँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं थी। रोहित रेखा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अरे, काफी जबान भी चला लेती हो, माँ ने सिखाया नहीं कि पति से कैसे बात करते हैं? रेखा अब चुप रहने में ही भलाई समझती है। रेखा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो, आज पहला दिन है, सारे काम तुम्हें समझा दूंगी।
ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर इसकी कल से छुट्टी है। रेखा भी ससुराल में जी जान लगाकर काम करने लगती है। खाली समय मिलता तो पति के वकालत की किताब उठाकर पढ़ने लगती। ये क्या, जब देखो तब पढ़ती रहती है। अच्छा सुन, कल पिता के घर से 20,000 रुपये लेकर आना। मेरे छोटे बेटे की फीस भरनी है। लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस? अरे वाह जी वाह, पापा क्यों भरेंगे? तो ये बता, हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ? क्यों खाना देंगे फ्री में? अरे क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। अरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो। चुपचाप माँ जो कह रही है वैसा कर, वरना सामान उठा और जा अपनी झोपड़ी में। बेचारी रेखा क्या करती, पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है। पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं। देखा, अब कहाँ से आए पैसे? अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास, बस सीधी उंगली से निकालते नहीं। नहीं नहीं माँ, पापा ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसों का इंतजाम किया है। पता नहीं अब वो ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे वाह भाई, ये भी हम सोचे। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते हैं। रेखा जहाँ एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है, तो वहीं उसका वकालत की किताब में ज्ञान और गहराता जाता है। हे भगवान, बुरे फंसे। ये केस तो लगता है कि मैं हार ही जाऊंगा। देखिए, मैंने आपकी इस केस की फाइल पढ़ी थी। इस केस को जीतना बहुत ही आसान है। वाह भाई वाह, यहाँ वकालत की डिग्री लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया। अरे जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो। केस मैं संभालूंगा। ए लड़की सुन, जाकर अपने बाप के यहाँ से 3 लाख लेकर आ। पूरा घर फिर से बनाना है। छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहू को कहाँ रखूंगी? पूरा घर तो तूने घेर रखा है। ऐसा मत बोलिए माँ जी, पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ, रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे ना। लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुढ़ापा कैसे काटेंगे? रोहित रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ए सुन, चल अपना सामान उठा, अपना बच्चा उठा और निकल यहाँ से। रेखा के लाख आग्रह के बाद भी रोहित और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते। पापा, मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा, मेरे पास वकील के पैसे नहीं है। पापा, आप मुझे वकालत करवा दीजिए, अपना केस मैं खुद लड़ूंगी। इस बार रेखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेजकर रिटायरमेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं। और फिर एक दिन कोर्ट के बाहर, रोहित, आज तुम अपना ही केस हार गए, वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा? मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको। पैसे वहीं से लाना जहाँ से तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे। एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए। अरे, मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़कर ज्ञान बांट रही हो। वकालत की किताब तो ससुराल में ही पढ़ी थी ना। बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती रही। जिस पैसे से मैंने इसकी शादी की थी, मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था। और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है। खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जागकर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसकी लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर
औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है। आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है। आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहाँ किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम, आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है? इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बैठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना, उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है,
जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग, गरीब की शादी। शशि की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम न करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? हाँ, जाऊंगा, लेकिन कल से। आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। शशि के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन रमेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, बच्चा रो रहा है, इसके दूध के लिए पैसे नहीं है। अरे तो पिताजी से ले लो ना। क्यों? अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की? तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है। आहा, तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा। हम 4 बहनें हैं इसका ख्याल रखने के लिए, और पिताजी का इतना सारा पैसा, तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है। शशि का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद शशि अपने पति, बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे, इतने बड़े घर की बहू थी शशि, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं। नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी शशि का भाई आ जाता है। शशि, ये ले राशन का सामान, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना। भाई, अब मैं नौकरी करूंगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हाँ, मैं ये भी चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, शशि, मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूं। लेकिन प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला है। अब ये सब मैं नहीं जानती। इतने महीनों में तूने जो देखा, बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना। शशि नीलम के जाने के बाद पूरे 1 महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है, और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है। वाह शशि, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। नीलम, बहुत आगे जाने की चाह नहीं है, बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूँ। शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है। अरे भाभी, घर में कूलर तो लगा लेती, मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है? अरे तो शशि कौन सा एसी लगा कर सो रही है? वो भी तो यहीं रहती है ना मेरे पास। ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान न किया करो। हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का। मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना। हाँ, जितना बनेगा कर देंगे, और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे। तभी शशि बोल पड़ती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, रीटा घर की बेटी है, उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। रीटा, तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करे। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी, और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब शशि का बेटा 12वीं पास करके आता है। माँ, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूंगा। शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। है लड़का, देखने में तो बड़ा अच्छा है,
अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख। अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा। लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फोन करती है। अरे भाभी, देखो मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है। मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है, पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे करता ही क्या है, चपरासी ही तो है ना। कोई बात नहीं रीटा, मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ। बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नजर रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर, क्या करते हो? बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी प्रदीप वहां जाता है। अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा, मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ एक गिलास। प्रदीप मैनेजर को पानी लाकर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है, देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ, ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे। गुड, कौन है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है। अब हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद, वाह प्रदीप, आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी, अकाउंटेंट की। बस फिर क्या था, प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन शशि की ननद, अरे भाभी कैसी हो? घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है। अरे बेटी, कैसे आना हुआ? तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी, कोई खास काम है क्या? अब हाँ, वो माँ, मेरा जो मजला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना। सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है। मोहिनी के 3 बेटे थे। पति खूब अच्छा कमाता और बड़े घर के ऐश सब था मोहिनी के जीवन में। लेकिन एक चीज जो नहीं थी वो थी सुकून। मेरी बहन और मेरा भाई दोनों गरीब, लेकिन मैं मेरे पास तो नोट की बरसात है। तभी मोहिनी की बहन बीना उसके दरवाजे आ जाती है। अरे मोहिनी, कैसी है? मेरे घर में ना सिलेंडर खत्म हो गया है। तेरे पास तो इतने पैसे हैं, भरवा देना मेरा सिलेंडर। पैसे जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगी। तभी मोहिनी का पति राकेश आ जाता है। क्या है बिना, ये अपने घर की परेशानी हम लोगों के घर ना गाया करो। तुम्हारी बहन को तुम लोगों पर तरस आ जाता है और वो पैसे देने लग जाती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ जीजा जी, नहीं, मैं तो वो बस अच्छा, मैं चलती हूँ। बीना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, अच्छा किया जो आपने सुना दिया। अरे न जाने क्या सोचकर मेरे घर आ जाती है कि जैसे यहाँ तो भंडारा भरा है। अरे कितना तो दे दिया। अच्छा जी, जरा 1000 तो देना। वो बिन्नी दीदी है ना, उनके घर जा रही हूँ। उनका पोता हुआ है तो मुंह दिखाई दे दूंगी। हाँ, उन लोगों के आगे तो शो ऑफ किया करो। वो खुद को बड़ा अमीर शो करते हैं ना, दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। हाँ जी, इसी के लिए तो जा रही हूँ। मोहिनी तैयार होकर अपनी बुआ की बेटी के घर जाती है, जहाँ उसके पोते का कार्यक्रम चल रहा होता है। वहाँ वीना भी आई होती है। अरे वीना, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? तेरे घर पर गैस नहीं है तो वो भरा लेती। क्या करूं मोहिनी, बुआ को बुरा लग जाता नहीं जाती तो।
वैसे मेरे पास एक जोड़ा बच्चे का कपड़ा रखा था, वही अपनी चांदी के पायल के साथ देने जा रही हूँ। घर पर गैस थी नहीं, सोचा परिवार यहीं खाना खा लेगा, बाकी सुबह का सुबह देखा जाएगा। मोहिनी को बहन पर दया आ जाती है। वो पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दे देती है। ले वीना, लेकिन पैसे वापस कर देना, तेरे जीजाजी हिसाब लेते हैं। मोहिनी भी क्या करती, गरीबी में बहन का सहारा ही उसके जीवन जीने का आधार था। फिर एक रोज, सुनिए, भाई के घर बेटी हुई है, मुझे माँ के पास जाना होगा। अरे उस घर में ना कूलर है ना एसी, कैसे रहोगी तुम? हाँ वही सोच रही हूँ कि अकेली जाऊं, बच्चों को साथ ना ले जाऊं। चली जाओ, लेकिन ये जो तुम अपने गरीब परिवार से मिलने चली जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैं भी कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। मोहिनी भाई भाभी के घर आती है। मोहिनी, कैसे आना हुआ? तू यहाँ हम लोगों के घर रह लेगी या फिर किसी होटल में रहेगी? क्या हो गया है माँ? मोहिनी को क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप? अरे तू नहीं जानती अपनी ननद को, पैसे वाली है ना, तो ऐड कुछ ज्यादा ही है। मोहिनी को माँ की बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि माँ उसे जली कटी सुना रही है। वो भाभी की बच्ची के साथ लेन देन करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ क्यों आप मोहिनी को इतनी सारी बातें सुनाती हो? भाई का बेटा बोल पड़ता है। माँ क्योंकि दादी जानती है कि बुआ के अंदर घमंड है। सही बोल रहा है मोहन, बहू भले तुझे ना दिखता हो, लेकिन मुझे और मोहन को दिखता है कि वो कितनी घमंडी है। मोहिनी मायके आती है, जहाँ गरीबी के कारण चीजें कम होती हैं। इस मोहन के बच्चे को काम पर लगा दो ना, किसी दुकान या किसी होटल में, बर्तन धो लिया करेगा, कम से कम 4 पैसे और आएंगे घर में। देख मोहिनी, माना तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे भाई के दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवा कर उससे बर्तन धुलवाए। मोहन माँ की ओर देखता है, जैसे आंखों से बोल रहा हो, देख लिया बुआ का हाल। हाँ मोहिनी, बात तो सही है, लेकिन अभी मोहन को पढ़ना है। आखिर तुम भी तो अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही हो ना। मेरे बेटों से कैसे कंपेयर कर सकती हैं आप? अरे वो तो कलेक्टर बनेंगे। हाँ, कल को वो मोहन को नौकरी में रख लेंगे, क्यों? मोहिनी कुछ दिन और रहकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता है। मोहन बड़ा होता है और कड़ी मेहनत से सफल भी हो जाता है। मोहिनी, माँ के जाने के बाद तो तुमने भाई भाभी के घर जाना छोड़ ही दिया, क्यों? वो क्या है ना, उन लोगों का घर छोटा है, मेरे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। पर तुझे क्यों अचानक मायके की बात याद आ गई? यार मेरा तो मायका है, भाई भाभी है, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, क्योंकि तुझे आदत है ना ऐसे छोटे से घर में और कम पैसे में रहने की। वैसे क्या खबर है आजकल मायके की अपने? अब वो घर छोटा और कम पैसे का नहीं रहा, क्योंकि मोहन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। फिर क्या? मोहिनी भाभी को फोन करती है। मोहन किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो गया है क्या भाभी? क्या ये सच है? हाँ मोहिनी दीदी, अब तो हम लोगों के गरीबी के दिन कट गए। आपके भाई ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो हम लोगों का बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। देख लो भाभी, पहले भी आपने कई गलतियां की थी, आप थोड़ा संभल कर चलना। भाभी को मोहिनी की बात समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहती है। फिर एक दिन वीना मोहिनी से कहती है, मोहिनी, हमारा भतीजा मोहन अच्छा कमा रहा है, क्यों ना मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए उससे बात करूं? अरे बुआ का बेटा है, ये सोचकर मदद तो करेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, उसके बुरे दिन में तो हम भी खड़े थे। मोहन को वीना फोन करती है और अपने बेटे की मदद करने की बात करती है। हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, आप सिद्धार्थ को भेज दें, मैं अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी करवा देता हूँ। दिन बीतते हैं, अब वीना के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है वीना, तूने भी कार ले ली, वो भी इतनी अच्छी? हाँ मोहिनी,
अपने भतीजे के कारण तो हम लोगों की दिन अच्छे हो गए। उसने सिद्धार्थ की नौकरी लगवा दी है, वो भी शानदार। ठीक है, लेकिन पैसे ख्याल से खर्च करना। वो क्या है ना, पैसे आने आसान है लेकिन संभालने मुश्किल। मोहिनी घर पर अपने पति से बात करती है। देखो ना, सबके पास पैसे हैं। एक वक्त था जब मैं ही अमीर हुआ करती थी। लगता है कि ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। मेरी नौकरी को कुछ साल ही बचे हैं और तुम्हारे दोनों लड़के निकम्मे हैं। उन लोगों को बोलो ना कि नौकरी करे। तभी वहाँ मोहिनी के बेटे भी आ जाते हैं। अरे हमें क्या मोहन समझा है जो दिन रात गधे की तरह काम करते रहे। खैर, दिन फिरते हैं और मोहिनी के पति की नौकरी भी खत्म हो जाती है। मोहिनी क्या करे, थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है। तो क्या करे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मोहन को बोलो ना कि वो इन दोनों के लिए नौकरी देखे, जैसे सिद्धार्थ के लिए नौकरी देखी है। मोहिनी क्या कहती, उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी से मोहन को नौकर बनने की सलाह दी थी। क्या हो गया, क्या सोच रही हो मोहिनी? यही कि वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है। ऊपर वाले से डर कर रहना चाहिए। प्रेग्नेंट सास। जमाना कितना भी बदल जाए, इतना भी नहीं कि बहू घर आए और सास गर्भवती दिख जाए। देखो मीरा, माँ का पूरा ख्याल रखना है, उनसे अब काम नहीं होता है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पूरी शादी में घोड़ी की तरह नाची है। अब क्यों काम नहीं होता उनसे? वो माँ प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है। मैं कभी भी भाई बन जाऊंगा इस साल के अंत तक। क्या बोल रहे हो? वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। यार, पहले क्यों नहीं बताया? कैसा मजाक है ये? झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो ना? तभी ससुर की आवाज आती है। बहू, पानी गरम कर दे, तेरी सास को दवाई देनी है। समय पर दवाई ना दी तो परेशानी हो जाएगी। और हाँ, जरा काजू पीस कर दूध में मिलाकर ले आना। तेरी सास खुद से तो अपनी संभाल करेगी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये ससुर जी को क्या हो गया है? मैं क्या सोच कर आई थी? हाय रे, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। अब ये रोना धोना बाद में करना, पहले गर्म पानी कर दो। माँ को दवाई देनी होगी। और हाँ, रात को माँ के पैरों में तेल लगा देना। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो बड़बड़ करती किचन में जाती है जहाँ उसका ससुर खड़ा होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके सर ऊपर। इस उम्र में माँ बनना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ हाँ पता है, तो क्यों बन गई माँ? अरे खतरे से कम नहीं है तो क्या जरूरत थी लल्ला पैदा करने की? कैसी बात कर रही हो बहू? क्या तुम खुश नहीं कि घर में एक नया मेहमान आएगा, छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमेगा? पिताजी, ये हाथ जोड़े आपके, आप यहाँ से जाओ। ये शायरी बाद में बताना, अभी मैं पानी गरम करके थर्मस में दे देती हूँ। सारा दिन पिलाते रहो गरम पानी। और हाँ, ये बच्ची की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा। बहू का पारा अब चढ़ा ही रहता था। वो काम तो सारा करती, लेकिन किलस किलस कर। मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि माँ का फोन आ जाता है। बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर, अच्छे से निभाना। ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही हिम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर सबको खुश रखने की। क्या बड़बड़ किए जा रही हो माँ? जानती भी हो कि यहाँ क्या चल रहा है? मेरी सास, अरे तेरी सास तो देवी है देवी। कितने खुश हो रहे थे सारे तेरी सूरत देख देख कर। पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो उन लोगों को। अरे बात तो पूरी सुनो। मन मांगी बुरा तो पूरी हुई है। अरे मेरी सास को बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। क्या बकवास कर रही है मीरा? ये बात किसी को कहना मत। मुझे तो बता दिया, लेकिन अब अपनी जबान सिल ले। कहाँ है तेरी सास? बात तो करा मेरी। पूछू जरा, पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहाँ से आ गया? और आया भी तो बताना तो चाहिए था। अब क्या नाक कटाने के लिए हम लोगों से रिश्ता जोड़ा है? रुक, तेरे पापा से बात करती हूँ। मीरा फोन रखकर लेट जाती है। वो एक सपना देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि भाभी है। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने की बालियाँ। तेरी शादी में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा। हम लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला उठा ले। बहू को सास को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे बहू, तुझसे तो पूछने से भी डर लगता है कि कब खुशखबरी सुना रही है।
अब तो अपनी 1 महीने की ननद की ही जिम्मेदारी संभाल ले, बहुत है। अपने जेवर भी रख देना और पैसे भी जमा करना शुरू कर दे। वो बात आगे बढ़ाती उससे पहले ही बहू जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। अरे कौन ले रहा है तुम्हारे जेवर? तुम औरतें भी ना सपने में भी जेवर ही संभालती रहती हो। मैंने जो सपना देखा है ना, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तुम अपना सपना बाद में बताना, पहले मेरा सुनो। कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा कि अगर वो पूरा हो जाता है ना तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार बनवा दूंगा। बहू अब सारे गम भूलकर पति का सपना सुनने में लग जाती है। अरे क्या सपना था, बताइए ना। बोलिए भी तो, क्या सपना है? मैं पूरा कर दूंगी अगर बात रानी हार की है तो। बोलिए बोलिए। मैंने रात को सपना देखा कि माँ को बेटी हुई है और मुझे बहन। सच्ची, इस घर में बेटी हो जाए तो मैं तो झूम ही उठूं। मीरा का मुंह बन जाता है। वो चुप हो जाती है और सपने की बात याद करती है कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे। फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही। भाई लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो जेवर तो चढ़ाने ही होंगे ना, कहाँ से आएंगे वो? कितने समझदार हो तुम मीरा। मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था। अरे फूटी किस्मत मेरी जो ऐसा परिवार मिला। मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानते हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी। बहू पिता को फोन लगाने ही वाली होती है कि ससुर की फिर से आवाज आती है। बहू, गरम पानी ले आ जल्दी, थर्मस में खत्म हो गया है। बाद में खबर लेती हूँ मैं पापा की, पहले सास को गर्म पानी दिया हूँ। बहू अभी किचन में काम कर ही रही थी कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारे फल लेकर आते हैं। मीरा के पिता मीरा के ससुर से कहते हैं, लीजिए भाई साहब, ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजिएगा। वैसे कैसी है उनकी तबीयत? बस पता तो है आपको, ऐसे वक्त में जो होता है बस वही सब। मुझे तो सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलिए, भाग्य में जो है लिखा उसे कौन टाल सकता है। डॉक्टर को दिखाए? हाँ, बस डॉक्टर आने ही वाला है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। उतने में एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर आती है। पेशेंट कौन है, आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ इस घर की। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती पोता या पोती के बारे में। अभी तो मेरी सास ही। अरे चुप हो जाना, देख तो ले, डॉक्टर है ये, किसी के भी सामने गुस्सा फोड़ देती है। डॉक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। पीछे से सास भी निकल आती है। हे भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे जितना मुझे दिया है। देखिए बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था। वही तो मैं भी कह रही थी कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये कैसे? तुम तो बोल रही थी कि अरे वो गैस का दर्द था और पेट भी गैस से फूल रहा था। डॉक्टर ने चूर्ण दे दिया है, गर्म पानी से फांकना है। हाँ? मैं अभी लाती हूँ गर्म पानी। अरे मैं तो गीजर ही लगा देती हूँ। हाय रे, खुशी के मारे पागल ना हो जाओ। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा? अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, 1 आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ। मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है। हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ। कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है।
अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे। शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो। ये लो खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ। ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जानकी, झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे? जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है? जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मेम साहब, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। आप ही बताइए कैसे आती मैं? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी? ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मेम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं। जानकी देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो। चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपनी बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ, कोई औरत बैठी है, अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है, जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी, आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है।
थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ, जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी, कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। वार जिठानी मॉडर्न देवरानी। अर्पिता की शादी राकेश से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे चाची, अर्पिता इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, फिर कहाँ आप इसकी शादी ऐसे घर में कर रही हैं? अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है, खूब मेहनत की है लड़के ने इस नौकरी के लिए। अर्पिता भी राकेश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया तो शादी के लिए मन मारकर तैयारी कर रही थी। हाँ माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं। अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है, तू जैसा रखेगी रहेगा। अब तक कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, है तो सिर्फ एक भाई भाभी, और माँ पिता तो गांव में ही रहते हैं। अर्पिता का मुंह बन जाता है। वो पिता के फोन से राकेश का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। आज तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। शक्ल देखी है, ना कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का। अर्पिता राकेश से मिलने जाती है। अब क्या हो गया, आपने मुझे अर्जेंट मिलने को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप ना इस शादी से मना कर दे। राकेश की आंखें अर्पिता की इस बात से लाल हो जाती है। वो रोंधे गले से कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मैंने आपके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है। ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही है। देखिए, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं मॉडर्न लड़की और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अर्पिता राकेश का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद राकेश की भाभी, जो कि पूरी की पूरी देहाती थी, ए राकेश उठ, जब पानी भर कर ला और तेरी बीवी को बोल के चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब, और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? अब क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती है और मुझे पढ़ने के लिए इस घर में रखा तो मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। अब तुम आ गई हो, अपने तरीके से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ, पर भाभी ही पूरे घर में रहती है। ठीक है, देखो अब। अर्पिता बाहर जाती है। सूट पहनी अर्पिता को देखकर जेठानी का पारा हाई हो जाता है। ए शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो साड़ी, वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुंचो रसोई में। मेरे आगे नहीं चलेगा ये सूट बूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, आपने राकेश की पढ़ाई में मदद की, लेकिन ये मकान
इनके पिताजी का है तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ। मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। और ऐसा कैसे नहीं रहेगी? हाँ, और कौन बोला कि राकेश अलग हो जाएगा? वो अपने भाई के बिना नहीं रहता। आज देखिए कल के आई छोरी क्या बोल रही है। राकेश के साथ बात हो गई है। मैंने ऊपर का हिस्सा राकेश को दे दिया है। उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है तो अच्छा है ना कि अब रसोई भी अलग हो जाए। अर्पिता राकेश की ओर फक्र से देखती है कि उसने अर्पिता के लिए स्टैंड लिया। अर्पिता बाजार में जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है। पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपने तरीके से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को राकेश ऑफिस से आता है। कुर्ता पैजामे में राकेश को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब ना बीबी को देना होगा क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं। भाभी अपने पति का पैसा संभालें और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी भाभी आ जाती है। अरे देखो बहुत हो गया। हाँ, अलग रहने तक तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो। अच्छा, हिसाब चाहिए? कितना पढ़ी है आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भाई हैं उनकी जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगेंगे तो जरूर दे दूंगी भाभी। अरे देख, हाँ, अगर तूने पढ़ाई की है तो मैं भी अंगूठा छापना हूँ। अरे 5 की रात तक पूरी पढ़ाई की है, समझे? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गांव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं, दोनों बहुत ही सीधे लोग। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में राकेश की गृहस्थी लगा दी। अब दोनों बेटे अपना अपना देख ले। छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत ही चालाक है माँ जी, ऐसी जबान चलाती है जैसे दर्जी कैंची चलाता है। वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, ऊपर आ जाइए चाय पीकर। अरे बस बस यही रहेंगे वो, क्योंकि बड़ी बहू मैं हूँ। हमेशा से इनके माँ बाबूजी मेरे पास ही आए हैं। चलिए माँ जी, आप ना किचन में खाना बनाइए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ और फिर साथ में खाना खाते हैं। जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर पर अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है। माना मैं छोटी हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि जेठानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो वही बात हुई ना, कल की आई को पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए, परिवार में प्यार से रहा जाता है, ना कि चालाकी से। अम्मा खाना कैसे बनाती, पहले ही गांव से थक कर आई हैं। हाय रे दया, तो मैं का बाजार से ऐस करके आ रही हूँ। अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है, पर यहाँ मेरी फिक्र कौन करेगा? अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब राकेश घर आता है। अरे राकेश, तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में। ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था? राकेश बीबी की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ, पहले पहनाने वाली नहीं थी ना। हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल सिल कर कुर्ता पहनाते थे उसका का? अरे तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अर्पिता सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रहे हैं कि फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानत ही ना है। बहू, अब तो तुम ही समझाओ ससुर जी को। नहीं पापा, आप फ्रिज मत लीजिए। अरे वाह रे छोटे, खुद फ्रिज का ऐसे का मजा ले, और इनकी माँ के पास फ्रिज भी ना हो। अरे देखा पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा यहीं रहेंगे मेरे पास।
घर को घर सिर्फ मॉडर्न या गांव की सोच नहीं बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी, और संस्कार अच्छे हो तो सब सही हो जाता है। मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है, अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है, हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे, दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे, ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल
उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ, बचाओ, ओम नमः शिवाय, मर गई मैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है। गरीब भाई की अमीर बहन। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती। लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर, तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा।
किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन 1 महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर, कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा, देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा, पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर, मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा, तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता। वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज,
तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। गप्पूड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गप्पोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी है हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवाकर। चाहे पड़ोस पे किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी। यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे। सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू। कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छे थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे।